दिन भर 5 मई दिन गुरुवार सभी सुनने वालों को वात्सल्य राय का नमस्कार। अमेरिकी इंटेलिजेंस की मदद से यूक्रेन ने बनाया रूस के कई जनरलों को निशाना। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से किए दावे को रूस ने नहीं दिया भाव। Нашим военным хорошо известно, что Соединенные Штаты, Великобритания. हैदराबाद में युवक की हत्या, पीड़ित की पत्नी ने भाई पर लगाया आरोप, धर्म से बाहर विवाह को बताया घटना की वजह। आसरीन का कहना था कि उसके ने इनको नीचे गिराकर रॉड से जो है सर पर मारा नागराजू के और उसका हत्या कर दी। और राजस्थान के जोधपुर में कर्फ्यू जारी, नियम तोड़ने वालों पर सख्ती। कर्फ्यू के नियम तोड़ने के मामले में 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वो गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन ये कौन लोग थे जो लोग नकाब पोषते? बीबीसी समाचार। यूक्रेन की सेना के एक कमांडर ने बताया है कि रूस की सेना मारियोपोल के स्टील वर्क्स में फंसे लोगों को बाहर निकाले जाने की कोशिश में बाधा पहुंचा रही है। यूक्रेन की सेना के कमांडर औद्योगिक इलाके में ही मौजूद हैं। रूस की सेना ने लोगों को बाहर निकालने के लिए 3 दिन के संघर्ष विराम का ऐलान किया था। यूक्रेन ने दुनिया भर से अपील की है कि वो मारियोपोल में फंसे आम नागरिकों को बाहर निकालने में मदद करें। रूस की सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इसके पहले बताया था कि आम नागरिकों को बाहर निकालने के लिए बना मानवीय गलियारा चालू है। यूक्रेन के लिए आर्थिक मदद जुटाने को पोलैंड में दानदाताओं का सम्मेलन जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने राजधानी कीव से वीडियो लिंक के जरिए सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने तमाम देशों से यूक्रेन को योजनाबद्ध तरीके से मदद मुहैया कराने की अपील की। विश्व स्वास्थ्य संगठन का आकलन है कि कोरोना महामारी से भारत समेत पूरी दुनिया में हुई मौतों का आंकड़ा बताई गई संख्या से कहीं ज्यादा है। WHO के मुताबिक कोविड से करीब 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई है। अभी जो संख्या बताई गई है ये आंकड़ा उसके लगभग 3 गुना है। मरने वालों में उन लोगों की गिनती की गई है जिनकी मौत कोविड की वजह से हुई, साथ ही उनकी संख्या भी जोड़ी गई है जिन्हें कैंसर और दूसरी बीमारियों का इलाज नहीं मिल सका और मौत हो गई। अब तक सिर्फ 54 लाख मौतों को आधिकारिक किया गया है। WHO का आकलन है कि भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत हुई है, जो आधिकारिक आंकड़ों से करीब 10 गुना ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के लिए गठित परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया है कि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें और 5 संसदीय सीटें होंगी। 90 विधानसभा सीटों में से 43 सीट जम्मू क्षेत्र में और 47 सीट कश्मीर घाटी में होंगी। 5 संसदीय सीटों में बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर और जम्मू होंगी। ईरान में रूस के राजदूत लेविन जागेरियन ने कहा है कि रूस और ईरान के बीच सैन्य सहयोग में अब कोई रुकावट नहीं है। रूस के सरकारी अखबार इज़वेस्टिया के साथ एक बातचीत में उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के खिलाफ लगे प्रतिबंधों ने इस तरह के सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने का काम किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से ईरान पर लगाए गए हथियार व्यापार प्रतिबंध अक्टूबर 2020 में समाप्त हो गए थे। श्रीलंका में ईंधन की कमी बनी हुई है। पेट्रोल पंप के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ड्राइवरों को पेट्रोल हासिल करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार घटने की वजह से आर्थिक संकट बना हुआ है। लोग लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दर 1% तक बढ़ा दी है। साल 2009 के बाद से ब्याज दरों में यह सबसे बड़ा इजाफा है। ब्रिटेन के सेंट्रल बैंक ने आगाह किया है आने वाले दिनों में लोगों को बड़ी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। ये थे 7:30 बजे तक के प्रमुख समाचार। बीबीसी हिंदी के डिजिटल बुलेटिन दिन भर के साथ फेसबुक और यूट्यूब पर जुड़े सभी श्रोताओं का अभिवादन। प्यार को कई लोग दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास बताते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मोहब्बत रास नहीं आती, खासकर अगर बीच में धर्म हो तो। हैदराबाद में एक युवक की हत्या के पीछे यही वजह बताई जा रही है। दिन भर में देंगे इस पूरी घटना की जानकारी। राजस्थान के जोधपुर का ताजा हाल भी बताएंगे।
दिन भर में आपको ये जानकारी भी देंगे कि रिजर्व बैंक के रेपो रेट बढ़ाने से आपकी जेब पर क्या असर होगा। लेकिन सबसे पहले बात यूक्रेन रूस युद्ध की। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा दावा किया है। अखबार ने एक अनाम अधिकारी के हवाले से बताया है कि अमेरिका यूक्रेन को खुफिया जानकारी दे रहा है और इसकी मदद से यूक्रेन ने अब तक रूस के कई जनरलों को निशाना बनाया है। हालांकि रूस ने इस खबर को ज्यादा अहमियत नहीं दी है और कहा है कि यूक्रेन को दी जा रही मदद उसे लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकती। पूरी रिपोर्ट सुने बीबीसी संवाददाता अपूर्व कृष्ण से। यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना अब तक 12 जनरल खो चुकी है। रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला किया था। यूक्रेन का दावा है कि रूस को इस जंग में बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन की सेना को मिली इस कामयाबी के पीछे अमेरिका की ओर से दी जा रही मदद है। अखबार ने दावा किया है कि अमेरिका यूक्रेन को अहम खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा है। इसकी मदद से यूक्रेन ने रूस के कई जनरलों को निशाना बनाया है और उनकी जान ली है। अखबार ने एक अनाम वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया है कि अमेरिका रूस की सेना और उनके मूवमेंट के बारे में रियल टाइम सूचनाएं मुहैया करा रहा है। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं हो सकी है कि यूक्रेन रूस के जिन 12 जनरलों की मौत का दावा कर रहा है उनमें से कितने जनरलों को निशाना बनाए जाने में अमेरिका से मिली खुफिया जानकारी की मदद रही है। अमेरिका ने अखबार में आई खबर को लेकर अपना पक्ष रखा है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी की प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को युद्ध से जुड़ी जानकारी उनकी रक्षा के लिए देता है, रूस के जनरलों की जान लेने के लिए नहीं। उधर रूस ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। रूस सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि दूसरे देशों की ओर से यूक्रेन को दी जा रही खुफिया सहायता रूस को लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकती हैं। Нашим военным хорошо известно, что Соединенные Штаты, Великобритания. रूस की सरकार के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारी सेना इस बात को जानती है कि अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो मिलकर यूक्रेन की सेना को खुफिया और दूसरी सूचनाएं मुहैया करा रहे हैं। ये लोग मिलकर यूक्रेन को हथियार भी भेज रहे हैं। ये सब मिलकर भी हमने जो लक्ष्य तय किए हैं उनमें बाधा पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। Помешать достижению поставленных целей. रूस को लेकर एक्सपर्ट अटकलें लगा रहे हैं कि आने वाली 9 मई को वो यूक्रेन पर हमला तेज कर सकता है। पश्चिमी देशों के कई एक्सपर्ट दावा करते हैं कि अब तक युद्ध में रूस को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली है और रूस 9 मई को निर्णायक लड़ाई शुरू कर सकता है। ये तारीख रूस के लिए अहम है। रूस ने साल 1945 में 9 मई को नाजी जर्मनी पर जीत हासिल की थी और वो इसे विक्ट्री डे के तौर पर मनाता है। यूक्रेन की महिला सांसद एलियोना शकरून ने इसे लेकर बीबीसी से बात की। For Putin and for the empire he's trying to build, basically this is a symbolic day, right? So he takes. यूक्रेन की सांसद कह रही थी कि पुतिन और उनके साम्राज्य के लिए यह दिन अहम है। वो इस दिन बड़ी लड़ाई छेड़ सकते हैं। हम मानकर चल रहे हैं कि 9 मई को कीव और मारियोपोल समेत कई दूसरे शहरों में मुश्किल हालात हो सकते हैं। And in other cities for the 9th of May. हालांकि रूस सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ऐसी किसी संभावना को खारिज किया है। एक रिपोर्टर ने इस बारे में उनसे सवाल पूछा तो पेस्कोव ने कहा, Никакого. Мы уже ответили на этот вопрос. Нет, это चушь. रूस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम पहले ही इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। ये बकवास है। इस बीच ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि रूस 9 मई को मारियोपोल में परेड आयोजित कर सकता है। उधर यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया है कि मारियोपोल के स्टील वर्क्स इलाके में संघर्ष जारी है। इससे पहले रूस ने दावा किया था कि वहां फंसे लोगों को बाहर निकलने का मौका देने के लिए 3 दिन संघर्ष विराम लागू किया जाएगा। यूक्रेन की सांसद इना सोबसुन ने कहा कि फैक्ट्री में फंसे लोगों को बाहर निकालने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन रूस के हमले नहीं रुके हैं। वहीं रूस के प्रवक्ता पेस्कोव ने बताया कि रूस की सेना ने स्टील वर्क्स की घेराबंदी की हुई है, लेकिन आम नागरिकों को बाहर निकालने के लिए तैयार मानवीय गलियारा चालू है। रिपोर्ट सुना रहे थे अपूर्व कृष्ण। कई श्रोता इस समय हमारा बुलेटिन सुन रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी। आशुतोष केवट लिखते हैं कि यूक्रेन युद्ध अमेरिका की देन है। मदन लाल लंबोरिया की राय है अमेरिका और नेटो रूस यूक्रेन के बीच विवाद बढ़ा रहे हैं। घनश्याम यादव लिखते हैं कि युद्ध के कारण यूक्रेन की हालत इतनी जर्जर हो जाएगी कि एक बार फिर खड़ा होने में उसे कई दशक लग जाएंगे। अगर बात चीन की करें तो चीन की नज़र भी यूरोप पर है।
यूरोप की कई अर्थव्यवस्थाओं में चीन योगदान भी दे रहा है, लेकिन कई एक्सपर्ट और आलोचकों की राय है कि एक तरह का कर्ज का जाल है, जिसमें एक बार यूरोप फंस गया तो शर्तें आगे की चीन तय करेगा। सुनिए निक बीक की रिपोर्ट प्रेरणा की आवाज में। चीन के अरबों डॉलर कुछ यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन कुछ सौदों को लेकर आलोचकों का कहना है कि ये एक तरह का कर्ज जाल है। चीन इस बात पर जोर देता है कि वो एक विश्वसनीय निवेश भागीदार है, लेकिन चीन को श्रमिकों के शोषण और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोपों का भी सामना करना पड़ रहा है। पूरे यूरोप में सरकारें यूक्रेन में कोरोना महामारी के बाद रूस के आक्रमण के बारे में चिंतित हैं। वहीं चीन यूरोपीय बंदरगाहों और खदानों को चलाने से लेकर सड़कों, पुलों के निर्माण तक में खुद का विस्तार कर रहा है। जहां कोई पैसा खर्च नहीं करता, वहां वो पैसा लगा रहा है। लेकिन देशों को चीन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के फायदे और नुकसान का आकलन करना पड़ रहा है। ऐसे दावे हैं कि चीनी कंपनियां वेतन, काम की शर्तों और कर्मचारियों की संख्या को लेकर श्रमिकों का शोषण कर रही हैं। हमने कॉस्को कंपनी से कर्मचारियों की संख्या और बंदरगाह विस्तार में पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बारे में सवाल पूछे। कंपनी ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया और कहा कि वे आगे हमारी मदद नहीं कर सकती है। साल 2008 में दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी। ग्रीस के विदेश मंत्री निकोस डेंडियास बताते हैं कि पीरियस में निवेश से दोनों देशों को फायदा हुआ है। वे याद करते हुए बताते हैं कि चीन अकेला देश था जो निवेश के लिए आगे आया था जब ग्रीक सरकार को बंदरगाह बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 2008 की आर्थिक मंदी के बाद यूरोपीय आयोग, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का तथाकथित यूरोपीय ट्रोइका इस बात पर अड़ा था कि ग्रीस के बढ़ते कर्ज को कम करने के लिए बंदरगाह को बेचा जाए। सच्चाई यह है कि चीन ने पीरियस को अपने कब्जे में ले लिया और अब पीरियस यूरोप के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। अगर वे जो कहते हैं वह सच है तो मेरे पास इस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि ये शायद पूरे यूरोप में नंबर 1 या नंबर 2 पर आ जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ा सुधार और पर्याप्त निवेश है। लेकिन संभावित कर्ज जाल का क्या, जो भविष्य में ग्रीस में किसी भी चीनी निवेश के साथ आ सकता है? क्या पीरियस बंदरगाह बीजिंग के साथ एथेंस के संबंधों का हाई पॉइंट है? ग्रीस यूरोप का अकेला हिस्सा नहीं है जहां चीन अरबों का निवेश कर रहा है। सर्बियाई शहर बोर के सामने पहाड़ी पर खड़े होकर आपको लगेगा कि ये एक चीनी प्रांत है। यहाँ काम करने वाले लोग चीनी भाषा में बात करते हैं। लाल झंडे लगे हुए हैं और प्रशासन संभाल रहे लोगों के दफ्तर मंदिरों की तरह दिखाई देते हैं। चीन यहाँ पर तांबे की खदान में पैसा डाल रहा है। धातु के निष्कर्षण ने आसपास के कुछ झीलों और जलाशयों के पानी को प्रदूषित कर दिया है। यह इस बात को भी दिखाता है कि कैसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का लाल रंग इस महाद्वीप में अपनी छाप छोड़ रहा है। यूरोपीय संघ के बाहर यूरोप में सर्बिया के पास श्रमिकों के समान स्तर के अधिकार नहीं हैं, जिसकी उम्मीद आप डबलिन, मैड्रिड या वियना में करते हैं। ब्रिटेन की विदेशी जासूसी एजेंसी MI6 के प्रमुख रिचर्ड मूर ने चीन के कर्ज जाल के साथ डेटा जाल की भी चेतावनी दी है। रिपोर्ट सुना रही थी प्रेरणा। कुलदीप सिंह जाखड़ लिखते हैं, चीन ने अपने कर्ज के जाल में दुनिया के बहुत से देशों को फंसा रखा है। राकेश दुबे की टिप्पणी है, चीनी कंपनियों पर शोषण के आरोप लग रहे हैं। अगली खबर भारत से। हैदराबाद में नागराजू नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी ने इसे लेकर अपने भाई पर ही आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं बीबीसी की सुरेखा अबूरी। आसरीन और नागराजू दोनों पिछले 7 साल से एक दूसरे से जानते थे और जनवरी के महीने में दोनों ने शादी की। दोनों के धर्म अलग है और यही वजह रही कि नागराजू की हत्या यहाँ पर रात के समय करीब 9 बजे के आसपास की गई। और जब आसरीन और नागराजू दोनों बाइक पर सवार होकर जा रहे थे और आसरीन जो उस वक्त मौजूद थी, उसका कहना था कि उसके भाई और उसके एक और रिश्तेदार दोनों बाइक पर आए और उन्होंने इनको वहां पर रोका और रोकने के बाद नीचे गिराकर रॉड से जो है सर पर मारा नागराजू के और उसके बाद उसकी बहुत बुरी तरीके से हत्या कर दी। लेकिन आसरीन जिस तरीके से बता रही थी कि यहाँ पर आसपास में रात के 9 बजे भी कुछ इसी तरीके से गाड़ियाँ भी चल रही थी, लोग भी आसपास में यहाँ से होकर गुजर रहे थे। और आसरीन का कहना था कि यहाँ पर क्योंकि नागराजू के रिश्तेदार रहते थे,
उनसे मिलने के लिए आई थी जब यह हादसा हुआ। और दरअसल शादी की बात करें तो पिछले 7 साल से दोनों पास ही के जो रंगारेड्डी जिला है, हैदराबाद से सटे हुआ जो जिला है, वहाँ पर रहते थे। दोनों के पास के गांव हैं और 7 साल से दोनों के बीच में प्यार था और उसी को तब्दील करते हुए उन्होंने जनवरी के महीने में आर्य समाज मंदिर में हैदराबाद में आकर शादी कर ली। और उसके बाद दोनों को लगा कि शायद उनके परिवार वाले, खासकर आश्रीन के परिवार वाले, शादी क्यों रजामंदी नहीं देंगे और इसीलिए दोनों विशाखापट्टनम चले गए और वहाँ पर रह रहे थे। लेकिन बाद में जब उन्हें लगा कि शायद मामला, खासकर आश्रीन के जो परिवारजन है, वो अब इससे ज़्यादा उतनी आपत्ति नहीं होगी, ये सोचकर वो लोग वापस हैदराबाद में आए और यहाँ पर आए कुछ ही दिन हुआ। लेकिन आश्रीन जिस तरीके से बता रही थी कि कल जो हादसा हुआ, इससे तो देखकर ये लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ज़रूर उनके ऊपर निगाह रखी होगी, जिसके बाद ये पूरे हादसे को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस जिस तरीके से कह रही है कि 2 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और उन दोनों लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और पुलिस संभवतः शाम के वक्त में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और ज़्यादा जानकारी दे सकती है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्यों पेश आया और कैसे हुआ और इसके पीछे की क्या वजह यही रही या फिर कोई और वजह भी थी। फिलहाल आश्रीन को जो है यहाँ पर सखी सेंटर में रखा गया है और दूसरी तरफ नागराजू का जो शव है उसका पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है और नागराजू के जो संबंधित रिश्तेदार, उनके माता पिता सभी इस वक्त में उस्मानिया अस्पताल है जहाँ पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है, वहाँ पर मौजूद है। ये एक ऐसी घटना है जिसने कई लोगों को परेशान किया है। जानकारी दे रही थी सुरेखा अबूरी। और अब बात राजस्थान के जोधपुर की, जहां ईद के दिन हिंसा और तोड़फोड़ हुई। बीबीसी संवाददाता कीर्ति दुबे जोधपुर में है। उनसे हमारे साथी अंजुम शर्मा ने फोन पर बात की और ताजा हालात की जानकारी ली। माहौल जो है वो कल जब हम यहाँ आए थे वैसा ही है और अभी प्रशासन ने तय किया है कि जो कर्फ्यू है उसको 2 दिन के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है, आज और कल के लिए। तो जिस तरह का माहौल हमें कल नजर आ रहा था कि कर्फ्यू है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, हर चप्पे चप्पे भी पुलिस है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, गाड़ियों को एक्सेस नहीं मिल रहा है, अंडर कंट्रोल जरूर है लेकिन नॉर्मल होता मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है। तो ऐसे में ये पता लगा पाना कि लोग नॉर्मल हो चुके हैं या नहीं थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लोग घरों के अंदर है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इंटरनेट सेवाएं बंद है। तो ये कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी और हिंसा की कोई खबरें जो है या छिटपुट झड़पों की कोई खबरें मंगलवार शाम के बाद से सामने नहीं आई हैं। जी, आपके कुछ लोगों से वहाँ पर क्या बात हुई, उनका क्या कहना है? देखिए, 2 गुटों की पूरी झड़प थी तो 2 अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। एक गुट कह रहा है कि पत्थरबाजी दूसरी तरफ से हुई, दूसरा गुट कह रहा है कि जो झंडे को लेकर के उकसाया गया वो तिरंगा झंडा हो सकता था, हमारे झंडे को हटा करके भगवा झंडा लगाया गया। तो ये सारी बातें दोनों ही तरफ से आ रही हैं। एक बात जो लोग कह रहे हैं कि जो पत्थरबाजियां हुई हैं उसमें लोग लोकल नहीं थे या फिर लोग पहचान नहीं पा रहे थे और ये भी बातें हो रही हैं कि जिस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया वो जोधपुर के पत्थर नहीं है, इसका मतलब कुछ लोग बाहरी थे। लेकिन हालांकि पुलिस भी इसको लेकर के अभी असमंजस में है। आज मेरी पुलिस से बात हुई, कमिश्नर ऑफ पुलिस है जोधपुर के नवज्योति गोगोई, उनसे मेरी बात हुई थी। उनका भी कहना था कि 20 लोगों को जो है अरेस्ट किया गया है राइट्स के केस में और कर्फ्यू के नियम तोड़ने के मामले में 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और वो गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन ये कौन लोग थे जो लोग नकाबपोश थे, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना था, और वो यहाँ के थे या नहीं थे, ये अभी पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है। भारी पुलिस बल जो है वहाँ तैनात था, अतिरिक्त पुलिस बल वहाँ तैनात कर रखा था जब ये घटनाएं हुई थी। अभी उतना ही पुलिस बल है या कुछ कम होती हुई संख्या नजर आ रही है? देखिए, एक बात जो यहाँ पे बार बार निकल के आ रही है कि प्रशासन ने जो जिस दिन ये घटना हुई है रात में, वो जलौरी चौक के इलाकों में जो गेट थे वहाँ पे जरूर पुलिस बल तैनात था लेकिन उतना हैवी पुलिस फोर्स नहीं था जो मंगलवार की हिंसा के बाद आया। अभी जो है वो पुलिस ज्यादा भारी तादाद में जो है वो ना सिर्फ चौराहे पे बल्कि अंदर अंदर, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये जो हिंसा थी वो अंदर के इलाकों में फैल गई और फिर कर्फ्यू लगाया गया। तो अभी जो हम अंदर के इलाकों में आ रहे हैं, कबूतर का चौक और डिफरेंट और भी जो इनके छोटे छोटे चौराहे हैं पुराने जोधपुर में, वहाँ भी पुलिस हमें दिख रही है, वहाँ बैठी हुई है, हमसे हमारा कर्फ्यू पास देखा जा रहा है, हम किस चैनल से आ रहे हैं, ये सारी चीजें चेक हो रही हैं और पुलिस काफी रिगर के साथ अपना काम कर रही है यहाँ पे। जानकारी दे रही थी बीबीसी संवाददाता कीर्ति दुबे और उनसे बात कर रहे थे हमारे साथी अंजुम शर्मा। रिजर्व बैंक ने करीब 4 साल बाद रेपो रेट में बदलाव किया है। ये रेट 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया है। इस बदलाव की वजह महंगाई पर काबू पाना बताया जा रहा है, लेकिन क्या इससे महंगाई कम होगी? बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह ने यह सवाल किया पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग से।
अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ती हैं तो महंगाई में कुछ योगदान तो होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप घर खरीदते हैं, घर खरीदने के लिए आप लोन लेते हैं, लोन पे ब्याज देते हैं, तो अगर आपका ब्याज बढ़ जाता है तो आपके ऊपर उस सीमा तक महंगाई का फर्क पड़ता है। तो कितने दिन लग जाएंगे इस इम्पैक्ट को रियलाइज करने में? जैसे कल अगर 40 पैसा बढ़ाया तो एक तो अगर ये कोई कैलकुलेशन है क्या सर, अगर मेरे पास 20 लाख का लोन है तो नियर अबाउट कितने हजार रुपए पर महीने ईएमआई पे इफेक्ट आएगा, या सालाना कितना इफेक्ट आएगा? ये हमारे देश के सिस्टम में अभी बहुत सारे लोन्स जो हैं वो रेपो रेट से लिंक्ड हैं, तो उन पे तो तुरंत बढ़ जाएगी। अगर जैसे उनको पहले मान लीजिए 4% रेपो रेट थी और उनको 4% प्लस 2% 6% पे मिला हुआ था, या 4% प्लस 3% 7% पे मिला हुआ था, तो अब उनका रेट ऑटोमेटिकली 4.4 प्लस 3% 7.4% हो जाएगा। इसमें देरी नहीं लगती है, लेकिन जो लोगों के लोन्स जो हैं वो मार्केट से जो रेपो रेट है उससे लिंक्ड नहीं है और दूसरी रेट MCLR वगैरह से लिंक्ड है, तो उसमें अब बैंक जब बढ़ाएंगे तब इफेक्ट आएगा। जिनके लोन्स फिक्स्ड रेट पे हैं, जिनके वेरिएबल रेट्स नहीं हैं, उनके लोन्स पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहना मुश्किल है कि सभी लोग एक तरह से इम्पैक्टेड नहीं होते हैं। तो अब आप अगर मान लीजिए आपका 20 लाख रुपए का लोन है जैसा आप कह रहे हैं, और अगर 0.5% या 0.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है जिनका इससे लिंक है, 0.4% पे इफेक्ट हो गया 8,000 रुपए का, तो 8,000 रुपया सालाना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। कुछ जगह ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि इसके कुछ फायदे भी हैं, जिसमें ये गिनाया जा रहा है कि फिक्स्ड जो FDs हैं उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा। ये देखिए, डिपॉजिट साइड में ज्यादातर डिपॉजिट्स जो हैं वो वेरिएबल रेट पे नहीं होती देश में। तो आपने FD कराई तो आपने FD करा दी 6% पे 2 साल के लिए, तो वो जो FD आपने करा दी वो बदलती नहीं है देश में। लेकिन जो नई FD कराएंगे आप, तो अगर बैंक अपनी रेट बढ़ा देते हैं डिपॉजिट की, अभी तक किसी बैंक ने बढ़ाई नहीं है डिपॉजिट की रेट, तो इस पे तुरंत असर अभी कहीं नहीं नजर आ रहा। इसी तरह से सरकार बहुत सारी डिपॉजिट PPF और इन चीजों में रखती है, सीनियर सिटीजन स्मॉल सेविंग्स, सरकार ने भी उसकी रेट्स अभी नहीं बढ़ाई है। बट इसको उस तरह से भी देखना चाहिए कि इन्फ्लेशन से अगर डिपॉजिट रेट कम है तो इनफैक्ट आपका जो मूल है वो इरोड होता रहता है। क्या महंगाई अब काबू में आ जाएगी? तो देखिए, महंगाई तो बढ़ चुकी है। पिछले 10 महीने से होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 13-14% पे है। पिछले 2 महीने से रिटेल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको कहते हैं वो भी 6% से ऊपर आ गया था। धारणा सिस्टम की ये रहती है कि महंगाई बढ़ने का एक कारण देश में मनी सप्लाई होता है, और मनी सस्ते पे मिलती हो तो लोग ज्यादा उधार लेते हैं और उधार लेके डिमांड बढ़ाते हैं, और डिमांड बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। इन प्रिंसिपल अगर सिद्धांततः देखें तो ये कहा जा सकता है कि भाई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दी तो आपकी पैसे की डिमांड सिस्टम में कम हो जाएगी। पैसे की डिमांड कम होगी तो लोग कम हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कम स्कूटर कारें खरीदेंगे, कम लोन्स लेंगे, तो उससे डिमांड अगर कूल डाउन होती है तो इन्फ्लेशन कम हो जाती है। बट इन प्रैक्टिस हकीकत में ये रिलेशनशिप इतनी साफ और क्लियर नहीं है। अभी जो दाम बढ़े हुए हैं वो ये ग्लोबल वॉर हुई है, ऑयल के पिछले कुछ समय से काफी दाम बढ़े हुए हैं, और देश में भी जिसके अभी तक हमारे यहाँ सीरियल्स का, गेहूं चावल का स्टॉक बहुत था, तो सीरियल्स में इनमें पिछले 2-3 साल से कोई इन्फ्लेशन नहीं था। लेकिन अभी एक स्थिति बदल गई है। तो जैसे ये यूक्रेन वगैरह की गेहूं की सप्लाई यूक्रेन और रशिया की दुनिया के मार्केट से में नहीं आ रही है, तो हमारे यहाँ से गेहूं बाहर जाने लगा है। अब सरकार को MSP पे गेहूं कम मिल रहा है और प्राइवेट पार्टीज एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा ले रही हैं। एडिबल ऑयल में हमारे यहाँ डेफिसिट है। अब इंडोनेशिया ने उस पर बैन लगा दिया है तो और ग्लोबल प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि ये रेट बढ़ा देने से हकीकत में इन्फ्लेशन गिर जाएगा या इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। सरोज सिंह बात कर रही थी पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग से। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, यूरोप के देश भी भारत की तरफ देख रहे हैं। यूक्रेन में जो ताज़ा संकट है, इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन का यूरोप दौरा किया। ये दौरा पूरा हो गया है। उन्होंने जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा की। उनके इस दौरे का भारत के लिए क्या हासिल रहा? BBC संवाददाता दिलनवाज पाशा ने ये सवाल पूर्व राजनयिक राजीव भाटिया से किया।
मुख्य जो प्राप्ति है या जो अचीवमेंट है वो यही है कि भारत की जो राजनीतिक जो पोजीशन ली गई है यूक्रेन पर, उसको पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है। पिछले हफ्ते तक यानी जब रायसीना डायलॉग दिल्ली में हुआ तो उन देशों के तरफ से काफी एक दबाव सा था दिल्ली के ऊपर, मगर अब बात पलट गई है। अब मैं समझता हूँ कि उन लोगों की काफी अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि भारत की क्या नीति है और वो किस कारणों से है, और इसलिए अब उन्होंने बदल कर ये कहना शुरू कर दिया है कि हम तो चाहते हैं कि भारत अपने प्रभाव का प्रयोग करे ताकि रूस की तरफ से युद्ध समाप्ति की बातचीत शुरू हो सके। दूसरा जो मुख्य लक्ष्य था वो यही था, अभी भी हमें बहुत सी जरूरियात हैं, हमें ज्यादा ट्रेड चाहिए, ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए, ज्यादा फाइनेंस इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उन सब के ऊपर पूरा जोर दिया गया, खासतौर से जर्मनी में और नॉर्डिक कंट्रीज के साथ। और जहां तक फ्रांस का सवाल है तो वो तो एक विशेष संबंध है जो कि सामरिक भी है यानी स्ट्रेटेजिक भी है और इकोनॉमिक भी है, तो वो पुरानी दोस्ती है उसको दोहरा दिया गया। भारत संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट सीट की उम्मीद रखता रहा है। क्या आपको लगता है इस तरीके की जो फॉरेन विजिट्स होती हैं, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स होते हैं, उनके जरिए इंडिया उसकी भी लॉबिंग कर सकता है और इस दौरे के दौरान भी शायद प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की होगी? देखिए, ऐसा है कि वो तो एक हमारा नॉर्मल रेगुलर मुद्दा है ही है। जिस तरह से यूरोप के देश भारत के प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं, डेनमार्क के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर हमारे प्रधानमंत्री को लेने के लिए आए, ये इस बात का सिग्नल था कि वो छोटा सा मुल्क भारत के प्रति बहुत सम्मान प्रकट करता है। फिर 5 या 6 देशों के लोगों ने मिलकर एक समिट की, तो ये भी एक बड़ी चीज है। आपने फोटो देखी होंगी कि किस तरह से, मेरे ख्याल से उसमें 4 महिलाएं थी और 2 पुरुष थे। तो एक यूरोप का जो नया चेहरा है वो हमारे सामने था। जर्मनी में खाली प्रधानमंत्री की यात्रा नहीं थी, बल्कि जो वहाँ इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है उसके साथ में बहुत सारे मिनिस्टर्स है दोनों तरफ से। जहां तक आपका प्रश्न है सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य, तो वो तो धीरे धीरे दुनिया की राजधानियों में ये बात स्पष्ट हो गई है कि भारत एक महत्वपूर्ण पावर सेंटर के रूप में सामने आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो जद्दोजहद खत्म हो गई है, वो तो बहुत अलग से गहरी राजनीति में उलझी हुई है। राजीव भाटिया से बात कर रहे थे दिलनवाज पाशा। कई श्रोता इस खबर पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। तौहीद अहमद लिखते हैं, इस समय भारत की विदेश नीति बहुत मजबूत और कामयाब है। और अब बात आईपीएल की। आज आईपीएल में किन टीमों के बीच में मुकाबला हो रहा है, किस तरह के हालात हैं मैच के, ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता अभिजीत श्रीवास्तव। जी अभिजीत, स्वागत है आपका। बताइए हमारे श्रोताओं का क्या हाल है। धन्यवाद वात्सल। आज हैदराबाद और दिल्ली के बीच मुकाबला खेला जा रहा है और टॉस केन विलियम्स ने रिकॉर्ड 9वीं बार जीती है, गेंदबाजी ली है। हैदराबाद की टीम में टी नटराजन जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हैं अनफिट है, नहीं खेल रहे हैं। उसी तरह दिल्ली की टीम में अक्षर पटेल अनफिट हैं और पृथ्वी शॉ भी अनफिट हैं। पृथ्वी शॉ ओपनर है और उनके रेगुलर ओपनर के बगैर दिल्ली उतरी है, तो इसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा है। और पृथ्वी शॉ की जगह मनदीप सिंह डेविड वार्नर के साथ पारी की शुरुआत की, लेकिन वो कोई रन नहीं बना सके हैं और 0 पे ही आउट हो गए। दोनों टीमों के बीच अभी जो मुकाबला इस वक्त है 5.1 ओवर का मैच हो चुका है। 39 रन बने हैं, 2 विकेट गिर चुके हैं। कप्तान ऋषभ पंत आ चुके हैं, डेविड वार्नर खेल रहे हैं 22 पे और ऋषभ पंत 1 रन बना के खेल रहे हैं। बिल्कुल, डेविड वार्नर पिछले सीजन तक हैदराबाद के कप्तान थे, जिनसे आज मुकाबला है। आज दूसरी टीम की तरफ से खेल रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा इस मैच का टूर्नामेंट पर क्या अहमियत है अभिजीत, संक्षेप में आप हमारे श्रोताओं को बताएं। बिल्कुल, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि दोनों टीमों के बीच आईपीएल का मुकाबला जो होता है वो कमोबेश बराबरी का होता है, और लेकिन पिछले 3 मुकाबले लगातार दिल्ली ने जीते हैं। और अगर हम पॉइंट टेबल की बात करें तो दिल्ली की टीम 8 अंक के साथ पॉइंट टेबल में 7वें स्थान पे है। आज अगर दिल्ली की टीम जीत जाती है तो 5वें स्थान पे आ जाएगी। वहीं हैदराबाद के 10 अंक हैं और 5वें स्थान पे अभी वो है। अगर विलियमसन की टीम जीत जाती है तो बेहतर नेट रन रेट की बदौलत जी उनके पोजीशन में जबरदस्त उछाल आएगा और सीधे वो तीसरे नंबर पे जा बैठेंगे। इस बार के आईपीएल की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि जो 2 नई टीमें जुड़ी हैं इस बार जी, उन दोनों का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा है। गुजरात नंबर 1 पर है और लखनऊ नंबर 2 पर है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अभिजीत श्रीवास्तव। वक्त हमारे पास इतना ही है। कार्यक्रम आप बीबीसी हिंदी के पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर कभी भी सुन सकते हैं। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान।
वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।